सब कुछ बयान उपचुनाव है, इसमें बार बार प्रधानमंत्री का जिक्र हो रहा है, लेकिन उपचुनाव यकीनन स्थानीय मुद्दों पर ही होते हैं। लेकिन पंकज जी, इन्होंने जो बातें कही हैं, देखिए अभी अभी हरियाणा का चुनाव संपन्न हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी अब तक के सबसे अच्छे प्रदर्शन के साथ उसने वापसी की है। इसको भी आप कैसे दरकिनार कर सकते हैं पंकज शर्मा जी? अभी भी वो जो भरोसा है, और ये बात भी सच है कि मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम है जो जब से मुख्यमंत्री बने, लगातार मुख्यमंत्री बने, कोई चुनाव नहीं हारे, प्रधानमंत्री बने, लगातार प्रधानमंत्री बने, वो कोई चुनाव नहीं हारे, और आज की तारीख में वही प्रधानमंत्री हैं। अब विपक्ष अपनी 240 से कम कुल जो सीटें आई हैं उस पर कितना भी खुश हो ले, लेकिन जो सच्चाई है उससे आप कैसे इनकार कर सकते हैं कि बीजेपी एक पार्टी की जितनी सीटें हैं, विपक्षी दलों की तमाम सीटों को भी मिला लिया जाए तो वहां तक नहीं पहुंचती हैं। पंकज जी देखिए, तथ्य यह है कि नरेंद्र भाई मोदी सरकार बनाने लायक स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिला पाए। एक चीज। दूसरी चीज, हरियाणा की जीत, नरेंद्र भाई मोदी की जीत कहां से हो गई? वो तो वहां चुनाव प्रचार करने तक को नहीं जा रहे थे, लेकिन जब वहां जीत गए तो उसका सारा श्रेय अपने गले में डाल लिया और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर जाकर वाहवाही लूट ली। ऐसा नहीं होता है। अब ये विषम त्यागी जी कुछ भी कहें, लेकिन इनको मालूम होना चाहिए विषम त्यागी जी को कि जब होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपापुल हो भ्रकुटी चढ़ाती है, तो राह समय का रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कब सिंहासन खाली करना पड़ जाए, बाल बाल बच गए हैं इस बार 2024 में। और मैं तो कहता हूं कि जिस तरह से संदेह उठे हैं, 79 लोकसभा की 79 सीटों में वोटों की गिनती मेल नहीं खा रही है, तो लोग तो कह रहे हैं कि 161 प्लस 79, इस तरह 240 सीटें हैं। ठीक है, बड़ी मुश्किल से आप वापस लौटेंगे हम उपचुनाव पर। ठीक है पंकज जी, लेकिन आपने महत्वपूर्ण बातें कही हैं, लेकिन फिर वही बात कि जब ज्यादा सीटें आ जाए और दूसरी पार्टियां जीते तो ईवीएम बहुत अच्छा, काउंटिंग बहुत अच्छी, और बीजेपी, मुझे लगता है कि इस तरह के भ्रम से दर्शकों को भी नहीं बांधना चाहिए। लेकिन उसके पहले शिवम जी आप जवाब दे दीजिए। अनुराग भदौरिया बहुत देर से नहीं बोले। नागर साहब आ रही हूँ मैं आपके पास, एक बार जल्दी से इनकी बात। ये इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर आप तेलंगाना जीत जाएं, अगर आप हिमाचल जीत जाएं, अगर आप कर्नाटका जीत जाएं, तो वहां पर आपको इस तरह की चीजें दिखाई नहीं देती। मैं मानता हूं कि इस तरीके के रौंची रोने से ये देश बहुत आगे बढ़ चुका है। और आनंद शर्मा जी जो लगातार 43 सीटें भी मिली, बिल्कुल मिली हैं, और मैं मानता हूं जगह जगह जीते भी हैं। और इन्होंने कहा कि ये एक सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूर्ण बहुमत नहीं दिला पाए। ये दूसरा सत्य है कि इस देश के 35 नेता जो अपने आप को प्रधानमंत्री के बराबर जो है कद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एडिया ऊंची करके सारे मिला के भी भाजपा के बराबर नहीं आ पाए। यानी कि सारों को एक जगह ऊपर नीचे खड़ा कर दो तो प्रधानमंत्री मोदी जी के कद के बराबर नहीं पहुंच पाए। ये दूसरी सच्चाई है, और ऐसा इस देश में पिछले 42 साल में हुआ ही नहीं है। ये तीसरी सच्चाई है। और इंदिरा गांधी के बाद कोई प्रधानमंत्री और राजीव गांधी के एक बार के बाद कोई ऐसा प्रधानमंत्री है ही नहीं जो उनसे ज्यादा सीटें लेकर आया, 240 में भी। ये भी एक सच्चाई है। सच ये है कि आप जो है इसी इल्यूजन में जीते रहिए, मैगजीन छापते रहिए, राहुल गांधी के बड़े बड़े कटआउट अपनी मैगजीन में पंकज शर्मा, आनंद शर्मा जो भी है वो लगाते रहे और उनकी तारीफ करते रहे। लेकिन सच्चाई वो भी जानते हैं, वो भी सच्चाई जानते हैं कि स्थितियां क्या है, उनको भी पता है। लेकिन ठीक है, उनको भी ये सब करना ही होता है। अगर आरती नहीं करेंगे तो फिर चलेगा कैसे मामला? ठीक है, मलूक नागर साहब बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, बोले मलूक नागर साहब। अरे बोलो, हाथ बाहर आ जाएगा। ठीक है, प्लीज आराम से देखिए चित्रा जी, आजादी चित्रा जी, आजादी के बाद जी, आजादी के बाद देश में, आजादी के बाद जो पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने 3 लगातार रिपीट करी, क्योंकि उस समय कोई विपक्ष में पार्टी नहीं थी। और आज की तारीख में विपक्ष सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन इकट्ठा होकर चारों तरफ झूठ सच के भी नारे लगवाए और झूठ फैलाए, अफवाहें फैलाएं, फिर भी तीसरी बार जीते हैं। ये देश में पहली बार ऐसा हुआ है। और देश में केवल और केवल और केवल एक ही व्यक्ति है जो लगातार 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद लगातार बैक टू बैक 3 बार प्रधानमंत्री रहा हो। और जो पंकज शर्मा जी की बात है, बड़ी इज्जत, बड़ी बार खत्म कर रहा हूं एक लाइन में, बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, पर जितना ज्ञान इन्होंने दिया है या जितनी अंदर की बातें इन्होंने बताई है, इनको राजनीतिक विश्लेषक की बजाय बहुत बड़े ज्योतिषी का टैग दिया जाए। और इनकी ज्योतिषी बहुत बड़ी चल सकती है, क्योंकि इन्हें सारी बातें पता है जो देश में किसी को नहीं पता, वो इन्हें पता है। कौन सी ज्योतिष है इनके पास, कहां से लेके पता नहीं चलता है। अच्छा ठीक है, अनुराग भदौरिया जी अब सीधे आपके पास आते हुए, उपचुनाव को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। 9 सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन यहां पर डिबेट का जो माहौल हो गया, ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय स्तर के चुनाव की हम चर्चा कर रहे हैं और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री आप बार बार करा रहे हैं। तो ये बात भी सही है ना अनुराग भदौरिया? देखिए, उनके पास नरेंद्र मोदी हैं, आपके पास तो वैसा करिश्माई कोई नेता राष्ट्रीय फलक पर नहीं है ना।
अगर आप बार बार 240 सीटों पर बीजेपी को घेरेंगे तो ये बताइए दूसरे नंबर की जो पार्टी है बीजेपी के बाद वो कितने नंबर के साथ खड़ी है? अनुराग भदौरिया जी, देखिए, आपने कहा कि दूसरा कोई नेता नहीं है। हाँ। इस देश के अंदर में अखिलेश यादव जी से बड़ा नेता कौन है, जरा बता दीजिए। आज उत्तर प्रदेश में 43 सीटें लाख के गठबंधन के साथ वो बैठे हैं। देश की 30 नंबर पार्टी बन चुके हैं, तो उनसे बड़ा नेता, उनसे बड़ा कद्दावर नेता कौन है भाई? है राहुल गांधी कहाँ आते हैं? नहीं, अभी अखिलेश नंबर वन यादव, नहीं, नरेंद्र हम तो मोदी, अपनी फिर अखिलेश यादव, राहुल गांधी कहाँ नंबर वन अखिलेश यादव जी हैं पॉपुलरिटी में। आप इसको मान के चलिए, अपने हिसाब से कुछ भी गाते रहे कोई। दूसरी बात, ये अभी परिवारवाद कह रहे थे, अभी इनकी जो 9 सीटें आई हैं, 9 सीटों में 4 इन्होंने परिवारवादियों को टिकट दी है। उस पे ये इस पे नहीं बोलेंगे। जरा आप इनसे परिवारवादी बोलो तो बोल देंगे नहीं, वो परिवारवाद इसको नहीं बोलते, वो उसको बोलते हैं जिसमें अध्यक्ष के बाद अध्यक्ष बने, मुख्यमंत्री के बाद मुख्यमंत्री बने। तो भैया कर्नाटका में भी मुख्यमंत्री इनके थे, अभी उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे। तो जब डेफिनेशन अपने हिसाब से देते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी बेसिकली परेशान है। अब उसको कोई मुद्दा नहीं मिला। असली मुद्दा क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला समस्या, इसमें बात नहीं करनी। 2022 में इस मुद्दे को आप लोगों ने गिनाया था, नहीं आया था सत्ता में, तो हम जीते। क्यों वो सब नहीं करता है? ये बात बिल्कुल सच है कि महंगाई, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन ना विपक्ष उस तरीके से उसको लेकर आगे बढ़ता है। जनता को वोट डालते हुए भी हमने नहीं देखा। 24 में हम बढ़े ना, ठीक, 22 में हम थोड़े से कम रह गए, ठीक है, सरकार उनकी बन गई, लेकिन हमारा वोट परसेंटेज कोई कम नहीं आया था उस समय। हम भी 38 पे पहुंच गए थे। आज हम पहुंच गए, सुन लीजिए, आज हम 43 पहुंच गए, 33 पे रह गए ना। अब धीरे धीरे खसक रहे, नहीं खसक रहे, अब 240 पे आ गए, अब खसक जाएंगे धीरे से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पार्टियां जब भी आती हैं चुनावी मैदान में तो असल मुद्दों की वो बात क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि जब इस तरह के नारे गढ़े जाएंगे, बटेंगे तो कटेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, तो फिर असल मुद्दे पीछे रह जाते हैं। ये नारों की कौन सी राजनीति है शिवम त्यागी जी? और बटेंगे तो कटेंगे का नारा देखिए, वो बार बार कटेंगे शब्द पर जोर दे रहे हैं, नकारात्मक, वो कह रहे हैं ये नकारात्मक नारा है और ये ये हमारी काम नहीं करेगा। संस्कृति के खिलाफ है। हमारी संस्कृति तो कभी कहते हैं ना कि की बातों को बढ़ावा ही नहीं देती। वो कहते हैं ना कि कद नहीं बड़ा करते एड़ियां उठाने से, किरदार बड़ा होता है हुनर से, हुनर दिखाने से। अगर आप इतनी ही सीटें लाते हैं, कटेंगे हुनर है। आप रुक जाइए, अगर आप इतनी ही बटेंगे सीटें लाते तो सरकार बना लेते। नहीं, क्या सुना रहे? बटेंगे कटेंगे हुनर है। 240 वाले को 42 वाले, नहीं हुनर बता रहे हैं। 42-43 वाले कहते हैं कि अखिलेश यादव से बड़ा नेता कौन है? अखिलेश यादव बड़ा नेता होते तो प्रधानमंत्री होते ना भाई, हुनर है, बेचारे मुख्यमंत्री भी नहीं है। कटेंगे हुनर है, पहली बार पता चला है। अरे एक शेर भी सुनाया करो, मैं बराबर चिल्ला सकता हूं, आपके लिए था ही नहीं, आपको आदत है। इतने सीनियर आदमी उनको कह रहे हो, आनंद जी, पंकज जी, क्या जो भी नाम होगा, आपके जब अहम आ जाता है ना तो अहमियत खत्म हो जाती है। आपके अंदर अहम आ गया है, इसलिए आप सम्मान नहीं कर रहे। हमारी तो सरकार है, आप बेचारे इसलिए पिछले 10 साल से में अभी सरकार का हालत खराब है, इसलिए नाम गलत ले रहे हो। मुख्यमंत्री बन पा रहे हैं, आदमी का नाम गलत ले रहे हो, चुनाव जीत पा रहे हैं, लोकसभा जीत पा रहे हैं। हमें अहम है, सरकार का अहम है, इसलिए विषम त्यागी बोल रहे थे उनको, वो भी तो विषम त्यागी। नहीं, इन्होंने शुरुआत, सारे लोग इन्होंने गलत नाम लेके शुरुआत की, इसलिए जल्दी से आप अपनी बात पूरी करें, उसके बाद आप आइएगा। मैं एक ही चीज कहना और हमारे हिंदुस्तान क्या नकारात्मक नारा है और ये बीजेपी को बिल्कुल नकारात्मक नारा नहीं है। मैं मानता हूं कि बटना अगर किसी को अच्छा काम लगता है तो ये बात वो अपने परिवार में बताएं, अपनी पार्टी में बताएं, अपने लोगों में बताएं। बटना बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल भी अच्छा नारा है। और जहां तक बटने और कटने की बात है, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, भाषा कोई हो, शब्द कोई हो, बिल्कुल सही है, लेकिन एसेंस बिल्कुल क्लियर है कि हमें एकजुट रहना है। आपको एकजुटता पसंद नहीं है तो और जब ये नारा दिया था योगी आदित्यनाथ ने, वो बांग्लादेश का जिक्र कर रहे थे कि बांग्लादेश में क्या हुआ हिंदुओं के साथ। सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बांग्लादेश में क्या किया? क्या बांग्लादेश में क्या किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? बताया ना क्या किया आपने? सिर्फ आप हिंदुस्तान में चिल्लाते हो, हिंदुस्तान में आपस में डिवाइड रूल करना चाहते हो। जहां आपको मदद करनी वहां तो आप मदद करने के लिए नहीं खड़े होते। आपने क्या किया बांग्लादेश में? बताइए, आपने बांग्लादेश में कुछ किया नहीं और यहाँ हम लोगों के बीच में आके आप नफरत की आग लगाना चाहते हो। इसका क्या मतलब है? हम हिंदुस्तान तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अगले पीछे सब मिलकर रहते हैं, गुलदस्ता है हमारा। वो गुलदस्ते के फूल तुम निकाल के बिखेर देना चाहते हो, हमारी संस्कृति संस्कार खत्म कर देना चाहते हो। हिंदुस्तान की मन भव्यता और हिंदुस्तान को जाना इसलिए जाता है कि अनेकता में एकता है। जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अब मायावती का ये नारा आया है, देखिए मायावती ने भी एक नया नारा दे दिया है। बहन मायावती पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की, उनकी ओर से नया नारा दिया गया है जो इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज में आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर। उनकी ओर से नारा दिया गया है, ये कहते हुए बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ये जो नारा है, ये कितनी मुश्किल है मलूक नागर साहब, आप लोगों के लिए चुनौती साबित होगा? आपकी पुरानी पार्टी का ये नारा है, नया नारा। ज्ञान सुनिए। हाँ, ज्ञान दीजिए।
देखिए, एक तो अभी जो बात हुई है कि जो ये कह रहे हैं, हाँ, बोलिए। कि एक तो भदौरिया साहब आराम से प्लीज जरा बैठो, नहीं तो मैं फिर बीच में बोलने नहीं दूंगा, ध्यान से सुन लेना। मैं क्या कह रहा हूं, अभी जो बात हो रही थी कि दूसरे नंबर का नेता कौन है, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, दूसरी बड़ी पार्टी समाजवादी। अब ये बिहार में लड़े, बंगाल में लड़े, दिल्ली में लड़े, पंजाब में लड़े, हरियाणा में लड़े, और देश के दो बड़ी पार्टी सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस और समाजवादी, आपस में दोनों लड़ रहे हैं। कांग्रेस वालों से पूछ लो कि राहुल गांधी जी बड़े या अखिलेश जी बड़े। समाजवादी वालों ने बिल्कुल क्लियर कट ऐलान कर दिया कि राहुल गांधी जी से अखिलेश जी बड़े हैं। और चित्राई, जब आपने इंटरवेंशन करा तो आपके लिए भी जो शब्द बोले, पता नहीं क्या कांग्रेस वालों ने इनको महाराष्ट्र में सीट नहीं दी। ठीक है, चलिए, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ एबीपी न्यूज के महादंगल में इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये जो नारों के जरिए एक नई तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में परवान ले रही है, उपचुनावों में किस पार्टी पर इसका ज्यादा पड़ेगा असर, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ नए नए नारे इस वक्त गढ़े जा रहे हैं, जिसको लेकर नेता बढ़े जा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।